नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। रिसेंटली बजट जो है वो पेश किया जा चुका है, लेकिन बजट आने के बाद आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी जेब में पैसा बचेगा या नहीं बचेगा, मैं और अगर रिच बनना चाहूं, पैसे वाला बनना चाहूं तो कैसे बन सकता हूं। और अगर मान लीजिए कि सरकार केवल इसी चीज पे तुली हुई है कि आम इंसान को गरीब करना है, तो उसके पास में कई हथकंडे हैं। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर जो सोशलिस्ट सरकार है, मतलब समाजवादी भारत के अंदर सरकार चलती है, इसीलिए भारत सरकार का ये एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि आम इंसान की भलाई जो है वो की जाए। चाहे सरकार खुद लॉस के अंदर हो, लेकिन फिर भी एक आम इंसान की भलाई की जाती है। और इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर आज हम लोग इस लेक्चर को लेने वाले हैं। सरकार चाहे कुछ भी करे, मान लीजिए कि वो टैक्स के अंदर बढ़ोतरी भी कर रही है, तो उसका टारगेट यही रहेगा कि आम इंसान कभी भी परेशान ना हो। अगर मान लीजिए कि टैक्स के अंदर कमी हो रही है, तो फिर सीधे तौर पर तो ये लग ही रहा है कि वो आम इंसान को एक अच्छी लाइफ जो है वो देना चाहती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि एक इंसान जो है वो एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में जीना चाहता है। तो आज के लेक्चर को लेने के बाद आप लोग ये जान पाएंगे कि ये बजट आने के बाद आप रिचर बने हैं या फिर पोरर बने हैं। चलिए बात करते हैं बजट 2024 के अंदर क्या बदलाव हुए हैं, उनके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इनकी तुलना मनमोहन सिंह के साथ में की जा रही है। यूट्यूब के ऊपर कई सारे मेम्स जो है वो वायरल हो रहे हैं और ये बात की जा रही है कि हमको किस तरीके का जो है फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए था और हमारे पास में किस तरीके का फाइनेंस मिनिस्टर है। ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए क्या होता है कि हमेशा हम लोग गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़ते हैं कि यार वैसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था, लेकिन एट प्रेजेंट के अंदर जो स्थिति है हमेशा उसके ऊपर चलना चाहिए। तो निर्मला सीतारमण जो है वो अभी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हम लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि भारत के अंदर जो टैक्स लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन हम लोग इस गलतफहमी से बाहर आना चाहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसके अंदर जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं वो बहुत आगे रहती हैं। स्वीडन है, फिनलैंड है, ये बहुत आगे रहती हैं, क्योंकि वहां पर जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट वो 200 से 250% तक टैक्स होता है। मतलब ये मान के चलिए आप लोग कि जो वहां का कोई सिटीजन है उसको कोई भी वहां पर सर्विसेज के लिए पे नहीं करना पड़ता है, ना तो हेल्थ सर्विसेज के लिए, ना ही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए, ना ही एजुकेशन के लिए। वहां पर सरकार जो है वो सब कुछ देती है, बस टैक्स जो है वो वसूल करती है। लेकिन भारत के अलावा आप लोग दो कंट्रीज देखेंगे, चाइना और जापान है, जहां पर टैक्स की जो स्लैब है वो 45% तक जाती है। 3% से शुरू होती है और 45% तक जाती है। मतलब चाइना और जापान के अंदर भारत से ज्यादा टैक्स लगता है, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान के अंदर भी भारत से ज्यादा टैक्स है। भारत के अंदर सबसे कम टैक्स लगता है। तो एक गलतफहमी तो आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि भारत के अंदर टैक्स ज्यादा लगता है और सरकार जो है वो एक आम इंसान को लूटना चाहती है। ये बिल्कुल हवाई बातें होती हैं, इसमें कोई तथ्यात्मक नहीं है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। आप देखिए अभी क्या है, डिस्ट्रैक्शन के अंदर जी रहे हैं, आपका ध्यान जो है वो कई जगहों पर बटा हुआ है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन मोबाइल फोन के अंदर आपका दिमाग है, आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन फिर आपको लगता है कि यार हमारा तो लॉस हो रहा है। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें फोकस, कंसंट्रेशन की कमी है, तो उसका एक कारण आपका पोर्नोग्राफी देखना हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करें। 75 टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं ताकि आप लोग इस पोर्नोग्राफी के जंजाल से बाहर निकल जाएं और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इनोवेटिव आइडियाज के लिए तैयार हो जाए। आज ही जो है एप्लीकेशन को विजिट कीजिएगा। दूसरा कि अगर आप लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो केवल मात्र 31 दिन का ये चैलेंज है। 31 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप लोग इसके साथ में भी जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिसेंटली हुआ क्या है। देखिए भारत के अंदर जो टैक्स लिए जाते हैं उसकी कुल 4 स्लैब जो है वो आप लोग को देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए है या फिर इससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस वाली कॉलम को समझते हैं जो कि पुरानी रेट्स हैं। देखिए अगर आप लोग 3 लाख से 6 लाख रुपए वार्षिक कमाते हैं, एनुअली अगर आपकी इनकम है, तो पहले आपको 5% टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद में अगर 6 लाख से 9 लाख तक की आपकी कमाई है तो 10% आपका टैक्स लगता था। अब हम लोग इसको नए से कंपेयर करेंगे। यहां पर 1 लाख जो है वो एडिशनल इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। पहले 3 से 6 लाख था, अब 3 से 7 लाख हो गया है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर 6.5 लाख रुपए पहले किसी व्यक्ति की इनकम थी तो उसको पहले लगभग
10% टैक्स देना पड़ता था, मतलब उसका जेब जो है वो ज्यादा खाली हो रहा था। लेकिन आज एट प्रेजेंट अगर किसी की 6.5 लाख रुपए इनकम है तो उसको केवल मात्र 5% टैक्स देना है, मतलब आपकी जेब के अंदर पैसा ज्यादा बचेगा। आप ये मान के चलिए कि आपकी सालाना जो इनकम है वो 7 लाख रुपए है, तो 7 लाख रुपए के हिसाब से पहले जो आप टैक्स दिया करते थे वो लगभग 10% में 70,000 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो केवल आपको 35,000 रुपए टैक्स देना है। तो आपकी जेब में कितना बचा एडिशनली? 35,000 रुपए जो है वो आपकी जेब के अंदर बच चुका है। इसी 35,000 रुपए का इस्तेमाल आप लोग सेविंग्स के अंदर कर सकते हैं और वही सेविंग्स हमेशा रिटर्न देके जाती है। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आम इंसान जो है वो ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करेगा और उसकी जो कंडीशन है वो पहले से इंप्रूव होगी। अच्छा, 3 टैक्स स्लैब आप यहां पर ये देखिए आप लोग, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 3 से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख और 9 लाख से 12 लाख। केवल इसके अंदर ही एडिशनली 1-1 लाख रुपए जो है वो ऐड किया गया है और बाकी जो है वो एज इट इज है। मतलब ये 3 टैक्स स्लैब जो है इसके अंदर एक आम इंसान को फायदा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको पॉजिटिव पॉइंट जो है वो काउंट करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक आम इंसान जो है उसकी जेब में पैसा बचेगा। फिर यहां पर देखिए हम लोग बात करते हैं सेस की। सेस क्या होता है? जो आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं सेस। जैसे आप लोगों ने स्वच्छता कर के नाम से सुना होगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये क्लीन टैक्स है। क्लीन टैक्स मतलब जैसे भारत के अंदर सफाई करनी है, गलियां हैं, गली मोहल्ले हैं, सड़कें हैं, उनकी सफाई करनी है, तो नगर निगम के कर्मचारियों को सैलरी भी देनी पड़ती है। वो सैलरी कहां से आएगी? वो सैलरी निकाली जाती है सेस से। मतलब जो आप लोग टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनके ऊपर टैक्स जो पैसा पे करते हैं उसके ऊपर ही एक टैक्स और लग जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सेस। ये बहुत कम होता है, 0.5%, 1%, 2% इतना ही होता है। जैसे किसान कर के तौर पर किसान सेस लिया जाता है ना, फार्मर सेस, इस तरीके से। अब यहां पर एक चीज ये लिखी हुई है कि 17,500 रुपए जो है वो एनुअली उसके बच जाएंगे। ये किस तरीके से उसके सेविंग्स के अंदर जाएंगे उसको समझिएगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की इनकम पहले 15 लाख से कम है तो उसको टैक्स जो है वो ज्यादा देना पड़ता था, लेकिन अगर वर्तमान के अंदर किसी व्यक्ति की इनकम 15 लाख और 75,000 रुपए है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, 15 लाख 75,000 रुपए अगर टैक्स है तो पुरानी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उसको जो टैक्स देना पड़ता था वो 1,57,000 का उसको टैक्स देना पड़ता था। कितना? 1,57,000 का उसको टैक्स देना पड़ता था। अब उसको अगर टैक्स देना है तो वो कितना देगा? 1,40,000 का वो टैक्स देगा। तो मतलब इसको यहां पर बचा कितना है? इसको बचा है 17,500 रुपए जो है वो उसको बच चुका है। तो यहां पर जिस चीज की बात की जा रही है कि 17,500 रुपए एनुअली जो है वो नेट गेन यहां से कर सकता है और इसके ऊपर ही फिर वो क्या लगता है? सेस लगता है। तो आई थिंक आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। तो एक आम इंसान जो है जिसकी इनकम 15,75,000 रुपए है वो पहले इतना टैक्स दिया करता था, अब जो है वो इतना टैक्स देगा, उसके जेब के अंदर 17,500 रुपए एडिशनल बचेगा। यही नहीं, एक चीज मैं आप लोग को और चेक कराता हूं कि यहां पर आप लोग 700 रुपए एडिशनल और बचा सकेंगे अगर basically since a reduction in your tax also means health and education cess goes down, मतलब जो सेस था उसको कम कर दिया गया है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, इसलिए आप लोग एडिशनली 700 रुपए और उसमें ऐड कर दीजिए। 17,500 रुपए प्लस 700 रुपए उसमें और ऐड कर दीजिए तो आपका कितना निकल कर आएगा? 18,200 रुपए आप लोग क्या कर सकते हैं? उसमें बचत कर सकते हैं। इसलिए इसको भी हम लोग पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर काउंट करेंगे और यहां पर हम लोग ये लिखेंगे कि रिचर, मतलब आप जो है वो एक रिच आदमी बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। नया जो टैक्स रिजीम है इसमें 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, तो 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स लगता है। 3 से 7 लाख रुपए तक जो टैक्स है वो 5% है और 20,000 रुपए आपका टैक्स लगता है। यहां पर मैं जो है इसको स्टार मार्क करना चाहूंगा और आगे आप लोग को बताऊंगा कि ये 20,000 रुपए आप लोग कैसे बचा सकते हैं। कि मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपए है और आपको 20,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, तो एक सेक्शन है इनकम टैक्स का 87A एक सेक्शन है जिसके तहत आप लोग जो है वो 20,000 रुपए बचा सकते हैं। सरकार 20,000 का बेनिफिट आप लोगों को देती है। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 रुपए जो है ऑलमोस्ट आपका टैक्स होता है। 10 से 12 लाख रुपए
15% टैक्स 80,000 रुपए टैक्स का बनता है, 12 लाख से 15 लाख 20% और 1,40,000 रुपए टैक्स। अच्छा, यहां पर मैं जो बात कर रहा था 15,75,000 की, वो इसी के अंदर आता है। तो 1,40,000 ही आपको टैक्स देना पड़ रहा है बिहाफ ऑफ 1,57,000। मतलब आपकी बचत कितनी हुई? 17,500 रुपए। और एडिशनली शेष का और कम कर दिया गया है, 700 रुपए आपकी जेब के अंदर और बचने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, मान लीजिए कि आपको जो है आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, आपकी इनकम जो है 7 लाख रुपए है और 7 लाख रुपए के ऊपर आपको जो टैक्स देना है वो 20,000 रुपए टैक्स देना है। लेकिन सरकार ये कहती है कि भाई ठीक है, आप लोग अभी कमा रहे हैं, थोड़ा सा आपकी जेब के अंदर और बचना चाहिए। सरकार ये कहती है कि आप जो है एक सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए और वो सेक्शन है 87A। इसी 87A के तहत हम आपको 20,000 रुपए की और छूट देंगे अगर आप लोगों की इनकम जो है वो 7 लाख रुपए है। तो मतलब ये हो गया कि अगर आप लोगों को 7 लाख तक की इनकम है तो आपको यहां पर भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के 20,000 रुपए और बच जाएंगे। तो 20,000 रुपए उनके बचेंगे जिनकी 7 लाख रुपए क्या है, इनकम है। तो इस 20,000 रुपए को आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि जो आपकी सेविंग्स होती है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है और जो इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा है वो हमेशा आपको रिटर्न देके जाता है। मतलब यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट जो है वो काउंट कर सकते हैं कि 7 लाख पर भी हम लोग 20,000 रुपए किस तरीके से बचा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा सीए के साथ में और कंसल्ट कर लीजिएगा कि वो और कैसे पैसे बचा सकता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग पेंशन स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कई जैसे एलआईसीज वगैरह है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका भी हमको बेनिफिट मिलता है। एक बार आप लोग कंसल्ट जो है वो जरूर कर लीजिएगा। ओल्ड जो टैक्स रिजीम है इसमें 4 टैक्स स्लैब है, जैसे 0% की है, 5% की है, 20% की है और 30% की है। ये पहले वाली जो है वो टैक्स स्लैब थी, बस यहां पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये जो टैक्स स्लैब थी इसको थोड़ा सा यानी कि 1-1 लाख रुपए उसमें ऐड किया गया है, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 10 लाख से अधिक की अगर इनकम है। अच्छा, मान लीजिए कि ओल्ड स्कीम रिजीम में अगर 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे हो सकती है। मान लीजिए कि आप लोगों की इनकम जो है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है। अच्छा, ये ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम क्या है? देखिए, ओल्ड स्लैब के अंदर जो पहले से स्लैब तय की गई थी 0% 5% की, जो भी इनकम टैक्स पे करने वाला है वो चाहे तो ओल्ड स्कीम में रहे चाहे तो न्यू रिजिम के अंदर रहे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बस ये है कि न्यू रिजिम के अंदर आता है तो उसको कई बेनिफिट्स और मिल जाते हैं, जैसे 7 लाख रुपए की इनकम तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन अगर वो ओल्ड स्कीम के अंदर है तो फिर 7 लाख पर उसको क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और वो काउंट कहां से होता है, वो 2.5 लाख से ही काउंट हो जाता है। मतलब मान के चलिए कि 5 लाख की इनकम अगर आपकी है तो उसको कैसे टैक्स फ्री कर सकते हैं। आपके जो टैक्स लगेगा वो 12,500 रुपए लगेगा। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 7 लाख पर 20,000 कैसे बच रहे थे, वैसे ही 5 लाख के ऊपर 12,500 रुपए आपके बच सकते हैं। लेकिन वापस से आपको वही सेक्शन जो है इनकम टैक्स का 87A इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर आप उसके अंदर भी 12,500 रुपए बचा सकते हैं। इफ यू हैव opted for the old income tax regime and intend to stay under it, मतलब अगर आप पुरानी स्कीम में रहना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और ये जो नए टैक्स स्लैब जो चेंजेस किए गए हैं ये आपके ऊपर लागू भी नहीं होंगे, आप पुराने टैक्स स्लैब के अंदर चलते रहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बड़ा बेहतरीन दिया हुआ था, उसको मैंने यहां पर लिया है। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का घर जो है वो आज से 5 साल पहले लिया है। तो आज से 5 साल पहले आपने 1 करोड़ का घर लिया है, आज उसकी कीमत जो है वो 25% तक बढ़नी चाहिए थी, तो 1,25,00,000 का वो घर होना चाहिए था। लेकिन वास्तविक कीमत कितनी है, 1,20,000 ही जो है वो उसकी कीमत पहुंची है। कितनी पहुंची है, 1,20,000 ही उसकी कीमत पहुंची है। मतलब 5 लाख रुपए का आपको नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो गया, आज से 5 साल पहले आपने 1 करोड़ का घर लिया लेकिन अब उसकी कीमत 1,20,000, तो आप लोग खुश हो जाएंगे कि यार 20 लाख रुपए बढ़ गए हैं 5 साल के अंदर। मतलब हर साल जो है वो 4 लाख रुपए उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग घाटे के अंदर हैं क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन के अंदर 20 लाख 25 लाख जो है वो तो वहीं पे सेट हो गए। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की कीमत अगर मान लीजिए कि आज से 5 साल पहले 20 रुपए थी तो आज इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई दर है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की प्राइस आज लगभग 28 रुपए के आसपास हो चुकी होगी। तो वैसे ही वो जो प्रॉपर्टी है जो आपने 1 करोड़ में ली थी उसकी एक्चुअल प्राइस तो 1,25,000 रुपए होनी चाहिए थी, मतलब 1,25,00,000 रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन पहुंची कहां पर, 1,20,000 पर। इसीलिए आपको लॉस हुआ है कितना,
5% का आपको लॉस हो चुका है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी, अच्छा ये प्रॉपर्टी क्या है, आपकी कैपिटल है, तो आपको इस कैपिटल के अंदर कैपिटल गेन हुआ कि कैपिटल लॉस हुआ? आपको कैपिटल लॉस हुआ। अगर मान लीजिए कि 1,25,00,000 रुपए अगर आपको मिलते तो आप लोग कहते हैं कि मुझे तो कैपिटल गेन हुआ है या फिर इक्वल पर है, इससे ऊपर जाता तो कैपिटल गेन होता, नीचे अगर आया है तो आपको कैपिटल लॉस हुआ है, कोई भी यहां पर गेन नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसके अंदर इन्फ्लेशन जो है वो जरूर काउंट कर लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोग रिचर बनने जा रहे हैं या फिर पुअर की कंडीशन में हैं। देखिए भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ये नहीं चाहती है कि आम इंसान जो है उसकी जेब पर फर्क पड़े। हो सकता है कि कुछ समय के लिए उससे टैक्स ज्यादा वसूल किया जाए, कुछ समय के लिए वो परेशान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा उसको फायदा ही होता है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें मैंने आप लोग को बताया है कि आप कैसे पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं, 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं। इसके साथ में ही अगर आप लोग अल्कोहल को या फिर स्मोकिंग करते हैं तो भी आप लोग उससे दूर रह सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।